नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम चर्चा करेंगे एक नए विवाद की, लेकिन वो बातचीत पे पहुंचे हैं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और घंटी बजाना न भूलें। अगर आप सत्य हिंदी पर देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। सत्य हिंदी का सदस्य बन के उसके लिए फीस चुका कर आप न सिर्फ सत्य हिंदी और सत्य हिंदी टीम की मदद करते हैं, बल्कि आप इस पत्रकारिता को जिंदा रखने में, इसे मजबूत रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसकी आज की तारीख में हमको और आपको दोनों को बहुत जरूरत है। तो आपसे आग्रह है कि उस लिंक पर जाएं और उसे क्लिक करें। और अब शुरू करते हैं आज की बातचीत। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ हैं दिवाकर त्रिपाठी, जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट करेंगे तो आप हाँ, अब आप साफ दिख रहे हैं। और हमारे साथ अमरीश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और आशुतोष हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर। बातचीत करनी है एक विवाद पर जो दिवाकर त्रिपाठी की एक अर्जी से, इनकी याचिका से सामने आया है। ये विवाद कितना पुराना है इस पर बात आगे होगी, लेकिन अभी जो विवाद है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने जो चुनाव लड़ा उस वक्त एफिडेविट में जो जिस डिग्री का जिक्र है वो डिग्री फर्जी है, नकली है। और उससे पहले उनका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यानी 10वीं कक्षा को पास करने का सर्टिफिकेट, जिसके आधार पर उनको एक पेट्रोल पंप अलॉट हुआ है, वो भी इनका कहना है कि सही नहीं है। ये शिकायत इन्होंने प्रयागराज के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराई है और साथ में मांग की है कि इसके लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। एसीजेएम ने इनकी याचिका पर पुलिस को आदेश दिया है कि प्रिलिमिनरी जांच की जाए और उस जांच के बाद 25 तारीख को दोबारा सुनवाई होनी है। दिवाकर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और मैं चाहता हूं आपसे आप थोड़ा बताएं कि ये क्या मामला है, कैसे आप कह रहे हैं कि डिग्री फर्जी है। मैं पहले आपको ईमानदारी से बता दूं कि जब मैंने किस्सा सुना तो मुझे भरोसे के काबिल नहीं लगा। मैंने थोड़ी तस्दीक की, पता किया अपने मित्रों परिचितों से, और उन्होंने कहा कि नहीं, मामला बात करने लायक है। वरना मुझे लगा कि ये इस तरह की बात कैसे हो सकती है, इतने लंबे समय से राजनीति में है एक सज्जन, और उन पर इल्जाम ये लग रहा है कि वो फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डिग्री, मतलब क्या नीचे से ऊपर तक उनकी सारी शिक्षा के जितने कागजात हैं सब फर्जी हैं, आप ये कह रहे हैं? लगभग 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 सभी फर्जी है। तो थोड़ा सा ब्यौरा देंगे, क्या क्या है वो जो आपने अर्जी लगाई है जिसमें? देखिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी 5 इलेक्शन लड़े। 3 इलेक्शन विधानसभा का लड़े, एक इलेक्शन ये फूलपुर लोकसभा का लड़े, एक इलेक्शन ये विधान परिषद का लड़े। 3 इलेक्शन में इन्होंने शैक्षिक योग्यता का 5 इलेक्शन में इन्होंने शैक्षिक योग्यता का 3 तरह से इन्होंने एफिडेविट दिया। और जब आपने 5 इलेक्शन में 3 तरह का जब एफिडेविट दिया तो यकीनन 2 कोई गलत होगा। तो गलत फॉल्स एफिडेविट देना भी अपराध है, पहला। दूसरा, जो इन्होंने एफिडेविट दिया, जी, जो इन्होंने जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट लगाई अपने पेट्रोल पंप के आवंटन में, उस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से जो हमने मार्कशीट निकलवाई और उसकी द्वितीय प्रतिलिपि हिंदी साहित्य सम्मेलन से निकलवाया, तो वहां उसमें जो है इनके नाम के जगह द्वितीय खंड में मंजू सिंह का नाम दर्ज था। इनकी मार्कशीट में मंजू सिंह का नाम दर्ज था, आप ये कह रहे हैं? ये ऐसा कैसे होगा कि इनके नाम की जगह मंजू सिंह का नाम दर्ज था? अब द्वितीय खंड में तो भाई सेकंड ईयर में इनके जगह मंजू सिंह का नाम दर्ज था। हमने तो इनके रोल नंबर और इनके सन पे द्वितीय प्रतिलिपि वहां से मंगवाई, निकलवाई पैसा जमा करके काउंटर से। तो मालूम चला कि यह इसमें मंजू सिंह का नाम दर्ज है, तृतीय खंड में थर्ड ईयर में इनका नाम दर्ज है। तो हमने कहा कैसे हो सकता है कोई आदमी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा ना हो, थर्ड ईयर में हो जाए उसका एनरोलमेंट। तो हमारे लिए थोड़ा अचंभा था। दूसरा, हमने सूचना के अधिकार में इनकी मार्कशीट लगाकर उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद से जब मांगा तो उन्होंने कहा कि हमको लिख के दिया कि हाई स्कूल के समकक्ष नहीं है। तीसरा,
हमने उच्च शिक्षा से जब इनके मार्कशीट को लगा कर मांगा तो उन्होंने लिख के दिया कि यह बीए के समकक्ष नहीं है। तो हमने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक को कई पत्र लिखा कि जब ये हाई स्कूल के समकक्ष नहीं थी तो आपने हाई स्कूल के समकक्ष पात्रता बहुत अनिवार्य है, आपने इनको डीलरशिप कैसे दे दिया, इसकी जांच क्यों नहीं किया जी। और इन्हीं सब विषयों को लगाकर हमने तमाम जगह चीफ सेक्रेटरी को, मुख्य सचिव को और गृह सचिव को, जिलाधिकारी को, निर्वाचन अधिकारी को, तमाम जगह जब शिकायतें पत्र इनके खिलाफ भेजी और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय न्यायालय के शरण में हमको 156(3) के अंतर्गत आना पड़ा। जी, और अब 156(3) के तहत जो कार्रवाई हुई है, जो कहा गया है कि अब जांच की जाए, आपको उम्मीद है कि 25 तारीख को जो फैसला आएगा उसमें कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाएगा? 100% हम एकदम कन्फर्म है, क्योंकि हमने उनकी द्वितीय प्रतिलिपि भी निकलवाई हिंदी साहित्य सम्मेलन से और सूचना के अधिकार के हमारे पास पूरे रिकॉर्ड हैं जो शासन ने हमको दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। हम उससे 100% कन्फर्म है कि यह इनकी डिग्री फर्जी है। और हमने यह सोचा कि पॉलिसी मेकर हैं, ये डिप्टी सीएम हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े पद पे हैं, नियम कानून बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इस तरह से फराड करेंगे तो जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, देश कहाँ जाएगा। जी, इसको सोचते हुए हमने ये सवाल ये बनता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके नेता हैं, आप अपनी ही पार्टी के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये आपको राजनीतिक तौर पर कैसे सही लग रहा है? हम इसको भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स क्यों नहीं माने? नहीं, ऐसा है, ये हम लोगों का जो संघ परिवार का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ शिष्टाचार रखते हुए जो हम लोगों का जो अभियान है उसमें सबसे प्राथमिक पाठशाला है। कोई अपने बीच का व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको भी सही राह पे ले आना हमारा कर्तव्य है। तो आपने संगठन के अंदर ये सवाल नहीं उठाया? संगठन के अंदर हमने माननीय डॉक्टर कृष्णगोपाल जी को दिया था, मैंने क्षेत्र प्रचारक जी को दिया था। जब हमने देखा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमको 156(3) के अंतर्गत आना पड़ेगा। तो आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों के अंदर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने को राजी नहीं है, जबकि आप साबित कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है? मैंने साल भर पहले दृष्टांत मैगजीन में यह छपवाया था और दृष्टांत मैगजीन के जरिए मैंने इनको संदेश भिजवाया था, बड़े नेताओं को भी संदेश भिजवाया था कि इनको कहीं साइडलाइन कर दीजिए, नहीं तो पार्टी चुनावी समय में कोई विपक्ष का व्यक्ति अगर इस मुद्दे को उठाएगा तो पार्टी की बड़ी किरकिरी होगी। मगर उन लोगों ने मेरी बात को नजरअंदाज किया जी। और इससे हमारा जो है हम मन में एक कुंठा उत्पन्न हुई, मन में एक क्रोध उत्पन्न हुआ कि क्या पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। जी, तो मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशुतोष और अमरीश जी। मैं आशुतोष और अमरीश जी आप दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप दिवाकर जी से पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें, वरना फिर मैं आपसे सवाल पूछूं। अमरीश जी, आप। दिवाकर जी, क्या आपने केशव प्रसाद मौर्य जी के संज्ञान में ये बात लेकर आए थे? आपने उनको बताया? केशव प्रसाद मौर्य जी क्या, मैंने एक व्यक्ति को अपने भेजा था, मैंने कहा कि भाई देखिए आपकी फर्जी मार्कशीट है और दृष्टांत मैगजीन का पूरा मैगजीन भेजा था उनको कि इस तरह से मैगजीन में मेरा वक्तव्य छपा है और अपने को आप ठीक कर लीजिए, अगर गलत हो तो और सही हो तो इस्तीफा दे दीजिए नैतिकता के आधार पे। तो उन्होंने हमारे उस व्यक्ति से कहा कि जाइए उनसे कहिए कि हमसे लड़ लें। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो हमने 156(3) के अंतर्गत फिर मुकदमा किया। दिवाकर जी, क्यों ना माना जाए कि आप रंजिशन ये काम कर रहे हैं? आप जानबूझ के अपनी पार्टी के एक बड़े नेता की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं चुनाव के ठीक मौके पर। देखिए, रंजिशन नहीं होता, क्योंकि मैंने इसके पहले भी पेंशन घोटाला नगर निगम का खोला था और हमने इलाहाबाद में दूसरी कटका रेलवे की जमीन का घोटाला खोला था और हमने ईसाई मिशनरियों के लगभग 3000 करोड़ का पूरा घोटाला खोला था, सबकी सीबीआई जांच तक करवाया था और लगभग सारे जो अभियुक्त थे, सारे कल्पित थे, सब केशव जी के सिंहासन के इर्द गिर्द बचाव के लिए घूमने लगे और ये हमारे ऊपर उल्टा प्रेशर बनाने लगे कि जाने दीजिए बहुत हो गया नेतागिरी। तो हमने कहा भाई कितने लोगों को
फर्जी लोगों को, भ्रष्टाचारियों को माफ किया जाए, बताइए। ये हम लोगों का मिशन था चुनाव के पहले। आप चुनाव के बाद, डिप्टी सीएम बनने के बाद सब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमने कई बार इनको याद दिलाने का प्रयास किया, मगर इनको याद ही नहीं आया। इसमें कोई रंजिश दिवाकर नहीं जी, है। एक सवाल दिवाकर जी मेरा भी है। आपकी पार्टी में एक और शीर्ष नेता है, उनके खिलाफ भी आप कभी सोच सकते हैं कि उनके भी डिग्री का मामला विवादों में है? हमारे संज्ञान में आएगा तो हम करेंगे, हमारे पास साक्ष्य जब आएगा तो हम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर के सवाल उठता है, आपके ध्यान में आया कभी ये बात? मेरे ध्यान में, मेरे पास देखिए, जो मेरे पास, मैं छोटे स्तर का नेता हूँ, इलाहाबाद मंडल का, इलाहाबाद जिले का, इलाहाबाद नगर का मैं कार्यकर्ता हूँ। तो बगल के सांसद हैं, बनारस के तो सांसद हैं भाई, वो एकदम बगल के हैं। एकदम बगल के हैं, मगर चूंकि हमारा रेंज उनके रेंज से बहुत दूर है, बहुत आगे हैं वो। हमारे रेंज के काफी, मतलब बहुत बड़े स्तर पे हैं, और हमारी उनसे कभी कोई वार्ता नहीं है। एक दो बार मुलाकात हुई है इलाहाबाद के राष्ट्रीय कार्य समिति में, एक दो बार और मुलाकात हुई काशी में। तो हमारा उनका कोई मामला हमारे संज्ञान में आया भी नहीं, किसी ने मुझको दिया भी नहीं। दिया होता तो यकीनन हम नहीं करते, कोई और करता तो ही है। थोड़ा सा दूसरी तरफ जाएं तो अब आपके अमेठी के सांसद हैं, उन पर भी, उनकी डिग्री को लेकर भी तमाम सवाल उठते हैं। वो अलग अलग, सर आपको बताए ना, हम इलाहाबाद के इर्द गिर्द ही रहते हैं, तो हमारा अमेठी और बनारस थोड़ा कम लोगों से वो संपर्क है। तो किसी ने हमको इस टाइप का किसी का मामला दिया नहीं। इनका चूंकि मामला, हम इनको चुनाव लड़वाए थे, इनका मामला चूंकि मेरे संज्ञान में था, इनको मैं कई बार समझाया भी, मगर ये नहीं माने। जी दिवाकर जी, ये मामला भी आपको दिया किसने? ये मामला दिया किसी ने नहीं। निर्वाचन में मैं बैठा था, तो निर्वाचन में एक दिन मैं सबका देख रहा था। इनका चूंकि मैं चीफ इलेक्शन एजेंट था लोकसभा के 2014 के इलेक्शन में। अच्छा तो मैं इनका देख रहा था प्रोफाइल, तो मैंने देखा कि 5 इलेक्शन में 3 तरीके के एफिडेविट लगाए शैक्षिक योग्यता का। और सुनिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन को सुप्रीम कोर्ट ने 2012 जनवरी में फेक इंस्टीट्यूट बताया। तो जब हिंदी साहित्य सम्मेलन मैंने देखा, तो मेरे दिमाग में आया हो ना हो ये फर्जी डिग्री है। तो उसके बाद मैंने जब इसका अन्वेषण किया तो डिग्री फर्जी पाई गई। जी अमरीश जी, मेरा अब एक सवाल है। देखिए, एक तरीका है इसको देखने का कि हम कहें कि दिवाकर त्रिपाठी पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी केशव मौर्य से कोई अदावत है, उसको निकाल रहे हैं। लेकिन जो सवाल ये उठा रहे हैं, क्या वो सवाल केशव प्रसाद मौर्य के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं चुनाव में? बिल्कुल परेशानी का कारण बढ़ेगा। अगर ये मामला कोर्ट के जरिए आएगा सामने, तो केशव प्रसाद मौर्य की जो दावेदारी है नेतृत्व के रूप में, वो फिलहाल तो किनारे जा सकती है, हाशिए पे जा सकती है, ये बहुत साफ है। आशुतोष, जब केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी इस वक्त किस चीज की है, हम सब जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य दावेदारी दरअसल वो खुद कर रहे हैं या उनके लिए दूसरे लोग कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। चुनाव पार्टी जीतेगी या नहीं, ये तो अलग सवाल है, लेकिन उसके पहले ही ये दावेदारी बन रही है कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार होंगे। आपको इस आरोप में, इस कांड में और केशव प्रसाद मौर्य की उस दावेदारी में कोई रिश्ता जुड़ता दिखता है, और इससे वो कमजोर पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी पहली बात तो ये कि अदालत ने अभी खाली प्रिलिमिनरी जांच के आदेश दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर अदालत ने अगली जांच में अगर ये पाया कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सच्चे नहीं है, तो मामला खारिज भी हो सकता है। अगर खारिज होगा तो फिर वो उनके ऊपर किसी तरीके का कोई दाग नहीं लगेगा। लेकिन अगर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर अदालत को लगता है कि नहीं, इसमें साक्ष्य जो दिए गए हैं वो साक्ष्यों में दम है, लिहाजा इसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी चाहिए, लिहाजा इस पे आगे अगर जांच पड़ताल होनी चाहिए, तब जरूर उनके लिए एक बहुत बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। और खासतौर पर ऐसे समय में जबकि पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से एक है। तो अभी थोड़ी सी हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अदालत अगली सुनवाई में क्या जांच के आदेश देती है या जांच के आदेश नहीं देती है। अगर जांच के आदेश देती है और कहती है एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए इस पे, तब निश्चित तौर पर एक गंभीर संकट। जी दिवाकर त्रिपाठी जी, आखिरी सवाल आपसे कि आपने कहा कि हमने कहा अपने संगठन के अंदर कि अगर चुनाव के वक्त कोई दूसरी पार्टी के लोग जान जाएंगे तो वो इसे मुद्दा बना देंगे, लेकिन आपने तो खुद, अब तो चुनाव सामने है उत्तर प्रदेश में, आपने ऐसे ही समय पे इसको क्यों मुद्दा बना दिया?
8-9 महीना रुक जाते। नहीं सर, चुनाव हम तो 10 महीने, अगला हम तो साल भर पहले से इस मामले को लगातार मैगजीन में छपवाए और लगातार हम सतत संघर्ष कर रहे थे। और दूसरी बात आपको बता दें, लोग जो बोलते हैं कि आप इस पार्टी में रह के आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, तो हमको क्षेत्र प्रचारक जी ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आंदोलन के लिए लगाया था। मैं आंदोलन कर रहा था, लगभग 3,000 करोड़ का उनका घोटाला पकड़ लिया, सीबीआई जांच करवाई, सबको जेल भिजवाया, बहुत बड़ा यहाँ पे एक भंडाफोड़ हुआ। मुझको सरकार ने 2 गनर दिया था, इसके पहले वाली सरकार ने। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने उस षड्यंत्र के तहत मेरे गनर हटवा दिए और मैं काम कर रहा था, मुझको क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद से हटवा दिया। तो मैं विवश हो गया उनके खिलाफ यह सब करने के लिए। मैं तो लगातार 2 साल से उनके खिलाफ कर रहा हूँ। हाँ? तो आपका कहना है कि आप तो लगभग 2 साल से उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये काम इस जगह पहुंचा है जहां शायद इसका कोई असर हो। खास तौर पे अगर ये असर सामने दिखता है तो मुश्किल खड़ी हो सकती है केशव प्रसाद मौर्य के लिए। लेकिन मुश्किल क्या सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य के लिए खड़ी होगी या भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हो सकती है, इस सवाल का जवाब तो मिलेगा जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी और उस दिन अदालत इस पर क्या आदेश देती है। फिलहाल इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरह का बवंडर खड़ा किया है, इतना कह सकते हैं। दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जब ये किस्सा इस पार जाए या उस पार, तब हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। इजाजत दीजिए। नहीं, उस पर फिर चर्चा होगी और हम आपको उसके बाद भी तमाम चीजें बताएंगे। अभी तो हम इसलिए नहीं ज्यादा जवान खोल रहे हैं कि कल के कुछ बात हो जाए तो लोग कहेंगे कि आप ऐसा कर रहे थे। हाँ, मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी सी और फेयर होगी अगर इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य का भी पक्ष अगर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है कि उनकी टिप्पणी, क्योंकि मैंने अखबारों में अभी तक पाई नहीं है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इसका। क्योंकि एक आरोप ये लगा रहे हैं, अदालत में मामला गया है, जाहिर सी बात जांच हुई, बट उनका भी कुछ कहना होगा, उनका भी एक पक्ष होगा जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। मैंने थोड़ा प्रयास किया आशुतोष, बहुत ज्यादा प्रयास में नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कोशिश की है और मैं आगे भी कोशिश करूंगा। ये कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पक्ष कुछ आएगा तो वो हम अलग से वीडियो में या अपनी वेबसाइट पर उसको लगाएंगे। ये मैं दर्शकों से इतना आश्वासन दे सकता हूँ। जो सवाल आशुतोष ने उठाया बिल्कुल ठीक है कि जिस पर आरोप लग रहा है उसका पक्ष हमने सामने रखा नहीं, और जिसने आरोप लगाया है उनको तो हम सामने लेकर आ गए। लेकिन मुझे लगता है जो सवाल हमने पूछे हैं उनसे केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कोई और सवाल पूछा जाता या ऐसा मुझे नहीं लगता है। हमने अपनी तरफ से दिवाकर त्रिपाठी जी से वो सवाल पूछ लिए हैं जो उनसे पूछे जाने चाहिए, और केशव मौर्य की तरफ से जो बयान आता है, कोई सफाई आती है इस विषय पर या वो अपना पक्ष रखते हैं, तो उसको हम सामने रखने की कोशिश करेंगे। और 25 तारीख को जिस दिन अगली सुनवाई है उस दिन तो मुझे लगता है दोनों पक्ष अपने आप ही सामने आ जाएंगे। अब मैं इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।